अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 22वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में मैं आपके साथ महान क्रांतिकारी बाघा जतिन के संबंध में चर्चा कर रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं कि शॉर्ट हैंड सीखकर आजीविका अर्जित करने हेतु उन्हें कार्यालय में मुंशी की नौकरी करनी पड़ी। उन्हें लाट साहब के दफ्तर में सरकारी सेवक के रूप में नियुक्ति प्राप्त हुई। बावजूद इसके वे इस नौकरी से खुश नहीं थे। वास्तविकता तो यह है कि उन्हें गुलामी से नफरत थी और उनका झुकाव उग्रवादी क्रांति की ओर ही था। नौकरी की तो उनको न परवाह थी और न ही फिक्र। बचपन से ही वे अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना रखते थे। उनसे यह सहन नहीं होता था कि भारतीय गरीबी में जीने पर विवश हो और अंग्रेज उनके खून पसीने की कमाई लूटकर सुविधाओं से पूर्ण जीवन व्यतीत करें। यह इस तथ्य का परिचायक है कि यतीन्द्र उग्रवादी विचारधारा में आस्था रखते थे। एक बार यतीन ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उसी डिब्बे में सवार गोरे सैनिकों से उनका किसी बात पर झगड़ा हो गया। गोरे सैनिकों को दुर्व्यवहार करने की आदत थी, जो उस समय आम बात थी। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वे भावावेश में गोरे सैनिकों को पीट बैठे। गोरे सैनिकों ने पहले तो उन पर मुकदमा दायर कर दिया, किंतु बाद में जब उन्होंने यह अनुभव किया कि मुकदमा चलाने से एक हिंदुस्तानी द्वारा अनेक युद्ध पेशे से संबद्ध गोरे सैनिकों की पिटाई का मामला प्रकाश में आने से अंग्रेज जाति की बदनामी होगी, तो उन लोगों ने मुकदमा वापस ले लिया। लेकिन साम्राज्य अपने इस अपमान को भला किस प्रकार भुला सकता था। अतः उन्होंने इसका पहला प्रतिशोध लिया, यतीन्द्र को सरकारी नौकरी से निकालकर। यतीन्द्र जैसा युवा क्रांतिकारी साम्राज्यवाद के अधीन नौकरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। अतः नौकरी छूट जाने का उन्हें तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पैदा ही हुए थे उग्रवादी क्रांतिकारी कार्यों को संपन्न करने हेतु। रोजी रोटी के लिए कोई न कोई व्यवसाय करना तो आवश्यक था। अतः उन्होंने ठेकेदारी प्रारंभ कर दी, जिसमें उन्हें काफी सफलता भी मिली। इन दिनों बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन काफी जोरों पर था। इसका प्रभाव बिहार के क्रांतिकारी एवं उग्रवादी युवकों पर भी पड़ रहा था। यतीन्द्र मुखर्जी ने भी अपने मानसिक तथा आत्मिक संतोष एवं देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों के साथ सम्मिलित होकर अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। क्रांतिकारी संगठन में सम्मिलित होने के उपरांत उन्होंने कहा कि आज वे बहुत खुश हैं, क्योंकि इसके लिए उनके हृदय में तीव्र इच्छा बहुत दिनों से पल रही थी। आज ऐसा अनुभव हुआ कि जन्म लेना सार्थक हो गया, क्योंकि अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ। अब तक यतीन्द्र एक मनचले युवक थे, जो कभी इधर तो कभी उधर बहक जाते थे। जिस प्रकार सागर को प्राप्त करके नदी का अल्हड़पन दूर हो जाता है, उसी प्रकार यतीन्द्र अब एक शांत, स्थिर, धीर, गंभीर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता बन गए थे। एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उनके उत्तरदायित्व भी अत्यधिक बढ़ गए थे। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में सक्रिय छोटे छोटे क्रांतिकारी दलों को एक सूत्र में बांधना सचमुच एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। इन दलों को संगठित करना एवं उन्हें एक सक्षम तथा प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान करना वस्तुतः एक कठिन जिम्मेदारी थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो विश्व की अन्य शक्तियां थीं, उनसे भारतीय क्रांति चेष्टा के लिए सहायता प्राप्त करनी थी। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी यतीन्द्र ने अपने सबल कंधों पर ली और उन्हें पूरा करने का आजीवन प्रयत्न किया। सर्वप्रथम यतीन्द्र एवं उनके सहयोगियों ने क्रांतिकारी संगठन को सशक्त बनाने हेतु अनेक प्रयत्न किए। संगठन की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यतीन्द्र ने अपने बिहार एवं बंगाल के सहयोगियों के साथ मिलकर अनेक डकैतियां डाली, जिनमें गॉर्डन डीच वाली डकैती सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। साउथ इंडिया जूट मिल से वेतन दिवस पर कंपनी का खजांची 2 दरबानों के साथ एक घोड़ा गाड़ी पर 18,000 रुपए लेकर बदरतल्ला की तरफ जा रहा था।
1915 की 12 फरवरी का दिन था। क्रांतिकारियों को पहले से ही पता था कि रुपया इस प्रकार ले जाया जाने वाला था, इसलिए वे योजना बनाकर हावड़ा स्टेशन पहुंचे, जहां से एक पंजाबी चालक की टैक्सी किराए पर ले सियालदह होते हुए गॉर्डन बीच रोड के मोड़ पर पहुंचे। वह घोड़ा गाड़ी पहले ही रवाना हो चुकी थी। कुछ समय बाद वह गाड़ी भी गॉर्डन बीच पहुंची। टैक्सी आकर उस घोड़ा गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। टैक्सी के रुकते ही उस पर सवार क्रांतिकारी नीचे उतरे। यतीन्द्र मुखर्जी के आदेशानुसार नरेंद्र भट्टाचार्य, अतुल घोष, मदारीपुर दल के चित्त प्रिय, मनोरंजन, पतित पावन घोष आदि इस डकैती में शरीक थे। क्रांतिकारियों ने खजांची से थैलियां जिनमें रुपए थे अपने अधिकार में ले ली एवं टैक्सी पर सवार हो गए। उस समय रास्ते में भारी भीड़ जमा हो गई थी, पर क्रांतिकारियों के हाथ में आग्नेयास्त्र थे, जिसे देखकर एकत्रित लोग कुछ भी नहीं कर पाए। चारों तरफ खड़ी भीड़ को देखकर पंजाबी टैक्सी चालक ने टैक्सी चलाने से इनकार कर दिया। क्रांतिकारियों ने देर करना अनुचित जान टैक्सी चालक की गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी लाश बाहर फेंक दी। पतित पावन ने टैक्सी भगा दी और तेजी से बरुईपुर पहुंचे। अचानक टैक्सी का टायर फट गया। क्रांतिकारियों ने वहीं टैक्सी छोड़ दी और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर लेकर जयनगर पहुंचे। इसके बाद नाव से वे टाकी पहुंचे। टाकी से वे मार्टिन की छोटी लाइन में पातीपुकुर गए और वहां से 20 नवंबर को फकीर चांद स्ट्रीट पहुंचे, जो उन दिनों क्रांतिकारियों का एक विशेष केंद्र था। साम्राज्यवाद समर्थक समाचार पत्रों में इस सनसनीखेज डकैती का समाचार प्रकाशित किया गया। इस डाका कांड ने तत्कालीन बिहार के कतिपय क्रांतिकारियों को अत्यधिक प्रभावित किया तथा उनमें यह इच्छा जागृत हुई कि वे भी डकैतियां डालें ताकि उससे प्राप्त धनराशि से अस्त्र शस्त्र एवं बम आदि की व्यवस्था की जाए। लेकिन इनके समक्ष समस्या थी सबल नेतृत्व एवं संगठन की। अनेक स्थानों पर डकैती डालने की योजना तो बनाई गई, लेकिन अस्त्र शस्त्र के अभाव में उनको क्रियान्वित नहीं किया जा सका। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस क्रांतिकारी घटना के उपरांत बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि अवश्य हुई। इस घटना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बिहार के क्रांतिकारी युवकों, विशेषकर भागलपुर, देवघर, जयनगर, समस्तीपुर एवं कटिहार के क्रांतिकारी युवकों पर व्यापक रूप से पड़ा। पुलिस ने अत्यंत तत्परता के साथ इस कांड के अभियुक्तों के संबंध में छानबीन की, जिसके फलस्वरूप फकीर चांद स्ट्रीट के उस मकान में जो क्रांतिकारियों का अड्डा था मौजूद अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। क्रांतिकारी पतित पावन और राधा रमन को 7 वर्ष की सजा दी गई। हीरालाल विश्वास एवं अन्य अभियुक्तों को अस्त्र शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 2 साल की सजा दी गई। क्रांतिकारी इस सजा को हंसते हंसते झेल गए। यह इस बात का परिचायक है कि क्रांतिकारियों में कितना साहस एवं जोश था। व्यक्तिगत जीवन एवं सुख के प्रति उनमें तनिक भी लगाव नहीं था। उनके पास केवल एक ही मकसद था, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। उपर्युक्त डकैती की घटना के ठीक 10 दिनों के बाद बलिया घाट के एक धनी व्यापारी की गद्दी पर इसी गिरोह के क्रांतिकारियों ने डाका डाला था। इस डकैती को पूरा करने हेतु भी क्रांतिकारियों ने टैक्सी का ही उपयोग किया था। जब इस टैक्सी के चालक ने भी टैक्सी चलाने से इनकार किया तो क्रांतिकारियों ने उस पर भी गोली मारकर हत्या कर डाली। यह भी क्रांतिकारियों द्वारा डाली गई एक सफल डकैती थी। यतीन्द्र मुखर्जी के सहकर्मी क्रांतिकारी, जिनमें कुछ बिहारी भी थे, यदा कदा उनके घर नंबर 73 पथुरिया गट्टा स्ट्रीट कलकत्ता पर भी जाते थे। वस्तुतः यतीन्द्र मुखर्जी का निवास स्थान फरार तथा अन्य क्रांतिकारियों का एक प्रधान केंद्र बन गया था। एक दिन जब उनके निवास के समीप एकत्रित क्रांतिकारी आपस में वार्तालाप कर रहे थे तो उनके बीच एक अजनबी व्यक्ति घुस आया। इस अजनबी के संबंध में क्रांतिकारियों को तत्क्षण यह संदेश हुआ कि यह पुलिस का मुखबिर है। क्रांतिकारी सदैव अपने पास भरी हुई पिस्तौलें रखते थे ताकि वे अपने दुश्मनों के बचाव कर सके। यतीन्द्र, जो उस समय कुशल मेजबान की भूमिका निभा रहे थे और सावधान नहीं थे, क्योंकि सदैव सतर्क रहना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, उन्होंने एकाएक पिस्तौल निकालकर उस अजनबी को गोली मार दी। मरते समय उस अजनबी ने ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन अनेक लोगों का विश्वास था कि यतीन्द्र ने गोली नहीं चलाई थी,
उसकी हत्या किसी अन्य क्रांतिकारी द्वारा की गई थी। इस घटना ने अंग्रेज पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को बेहद आतंकित कर दिया। इसी घटना के उपरांत यतीन्द्र के पीछे साम्राज्यवाद की संपूर्ण दानवीय शक्ति क्रियाशील हो गई। यतीन्द्र के जीवन पर अब चारों ओर से खतरे का साया मंडराने लगा, लेकिन यह क्रांतिकारी नेता इतना बड़ा देशभक्त था कि उसने हर्षपूर्वक साम्राज्यवाद की चुनौती को स्वीकार कर लिया। लेकिन वह आसानी से साम्राज्यवादियों के चंगुल में फंसने वाला युवक नहीं था। उसने योजनाबद्ध ढंग से अपनी गतिविधियां जारी रखी और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में सफल रहे जब प्रशासन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में पूर्णतः विफल नजर आने लगा। फलतः कलकत्ता पुलिस ने यतीन्द्र को गिरफ्तार करने के लिए एक व्यापक योजना पर अमल करना शुरू किया। यतीन्द्र के पीछे पड़ी पुलिस उनके गुप्त अड्डों का पता लगाकर उन्हें घेरने का प्रयत्न करती रही और वे पुलिस की आंखों में हर बार धूल झोंक कर निकल जाने का कमाल दिखाते रहे। लेकिन पुलिस की सरगर्मी जब पराकाष्ठा पर पहुंची तो मार्च 1915 में यतीन्द्र अपने साथियों के साथ कलकत्ता से पलायन करने पर विवश हुए। वे अपने साथियों के साथ कपटीपाड़ा पहुंचे, जहां उन लोगों से नीरेन, मनोरंजन और ज्योतिष चंद्र पाल भी आ मिले। उन्होंने मयूरभंग एस्टेट के जंगलों में अपना 2 अड्डा कायम किया, जिसमें एक कपटीपाड़ा था और दूसरा तलडीहा। उन्होंने अपना संबंध प्रधान क्रांतिकारी संस्था से बनाए रखा। अपनी गतिविधियों को गुप्त रूप से जारी रखने के लिए उन्होंने बालाशोर में एक बोगस कंपनी की स्थापना की, जो यूनिवर्सल इंपोरियम के नाम से जाना जाता था। इस बीच यतीन्द्र को सहायता जर्मनी से आर्थिक मदद के रूप में प्राप्त हुई। जर्मनी से प्राप्त धनराशि, जो नोटों की शक्ल में जर्मनी से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को भुनाने के बाद 33,000 रुपए के करीब थी, कि 100 के नोट के जरिए सरकार को एक सूत्र हाथ लगा। सरकार ने कई स्थानों की तलाशी भी ली और यूनिवर्सल इंपोरियम से प्रत्यक्षता संबद्ध 2 क्रांतिकारियों सर्वश्री शैलेश्वर तथा निमई चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया। छानबीन के पश्चात सरकार को यह ज्ञात हुआ कि यतीन्द्र कपटीपाड़ा में छुपे हैं। फलतः 6 सितंबर 1915 को जिलाधीश अनेक ऐसे पुलिस पदाधिकारियों और सिपाहियों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ कपटीपाड़ा पहुंचे, लेकिन पुलिस दल के वहां पहुंचने से पूर्व ही क्रांतिकारी वहां से भाग निकले तथा 12 मील पैदल चलकर एक जंगल में छिप गए। पुलिस को उस अड्डे से अनेक ऐसे प्रमाण मिले जिनसे वहां क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र होने की वास्तविकता का पता चलता था, लेकिन उन्हें वहां क्रांतिकारी युवकों को गिरफ्तार करने का अवसर नहीं प्राप्त हो सका। फलतः उन्होंने अपने जासूसों का जाल हर तरफ फैला दिया। इसी बीच उन्हें इस स्थान का भी पता चल गया जहां क्रांतिकारी छिपे हुए थे, मगर पुलिस दल में ऐसा साहसी व्यक्ति नहीं था जो सहसा उस वीर क्रांतिकारी नेता के सामने जाने का साहस कर सकता। अतः पुलिस दल ने काफी सोच विचार कर एक लंबी योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत चारों ओर के गांवों में यह प्रचार करवा दिया गया कि 4-5 डकैत जंगल में छिपे हुए हैं। जो व्यक्ति उन डाकुओं को पकड़वाने में मदद करेगा, सरकार उसको बहुत बड़ी राशि इनाम में देगी। यह कितनी आश्चर्यजनक बात थी कि जो लोग स्वयं डाकू लुटेरे थे, वे ही दूसरे को, जो देश की आजादी के लिए संघर्षशील थे, डाकू बता रहे थे। गांव वालों ने इनाम के लालच में अंधे होकर पुलिस की बातों पर यकीन कर लिया और उनको हर संभव सहायता को उद्धत हो गए। यह ऐसी विडंबना थी जिनको गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने हेतु मातृभूमि के वीर सपूत अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को उतारू थे, वे ही उन सपूतों को पकड़वा कर साम्राज्यवाद के खूनी पंजों में सौंप देने को तैयार थे। इस संबंध में कुछ इतिहासकार केवल गांव वालों को ही दोषी नहीं मानते हैं, बल्कि इस स्थिति के लिए क्रांतिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका विचार है कि यह सच है कि उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया, फांसी चढ़कर प्राणों की आहुति दी, किंतु जन समर्थन प्राप्त करने हेतु अपने विचारों एवं कार्यक्रमों का अपेक्षित प्रचार नहीं किया। यही उनकी प्रमुख कमजोरी थी। भविष्य के क्रांतिकारी जो 1940 से 1947 की अवधि में क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे, उन लोगों ने इन गलतियों की पुनरावृत्ति
नहीं की। इस प्रकार यतेंद्र मुखर्जी चारों तरफ से घेर लिए गए, पर वे इतने धैर्यवान एवं गंभीर थे कि चारों ओर से घिर जाने पर भी तनिक नहीं घबराए। एक ओर केवल 5 क्रांतिकारी युवक यथा यतेंद्र, चित्तप्रिय, नीरेन, मनोरंजन एवं ज्योतिष थे। दूसरी ओर भयानकतम अस्त्रों से लैस ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उसके असंख्य गुमराह भारे के टट्टू गांव वाले थे। इनमें कोई संदेह नहीं कि इन तथ्यों का तरुणों का साहस अनुपम था। वे इस तथ्य से पूर्ण रूपेण अवगत थे कि वे क्रूर, अत्याचारी एवं मानवता के गुणों से सर्वथा वंचित अंग्रेजों से घिर गए थे। फिर भी वे भयभीत नहीं हुए, अपना धैर्य नहीं खोया और एक बार फिर साम्राज्यवाद के चंगुल से निकल भागने का प्रयत्न करने लगे। अदम्य साहस एवं धैर्य का परिचय देते हुए यतेंद्र आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उनका साथ दे रहे थे उनके 3 विश्वस्त क्रांतिकारी सहयोगी। वे भूखे प्यासे निरंतर भाग रहे थे। मार्ग में एक मल्लाह से भेंट हुई, जिसने यतेंद्र से कुछ खिलाने का अनुरोध किया। उस मल्लाह ने निम्न जाति का सदस्य होने की हीन भाव के वशीभूत होकर उन्हें भात बनाकर खिलाने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार मल्लाह की रूढ़िवादिता ने भी साम्राज्यवादी तत्वों का ही साथ दिया। पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच बहुत समय तक यह आंख मिचौली चलती रही, लेकिन अंततः पुलिस दल ने चारों तरफ से इन क्रांतिकारियों को घेर लिया। इस बार पुलिस को सूचना देने वाले का नाम था सनी साहू एवं दिन था 9 सितंबर 1915। क्रांतिकारियों को भारतीय और गोरे सिपाहियों की एक बड़ी टुकड़ी ने बालासोर के पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी एवं अंग्रेज सार्जेंट रदरफोर्ड के नेतृत्व में चारों ओर से इस प्रकार घेर लिया कि उनके निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रही। फलतः पुलिस दल एवं क्रांतिकारी आमने सामने आकर एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगे। सबसे पहले चित्तप्रिय पुलिस की गोली के शिकार होकर घायल हुए और गिर पड़े और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार हुए। यतेंद्र को ये अनगिनत गोलियां छेद चुकी थी। वे ऐसा महसूस कर रहे थे कि अब जिंदगी और की चंद घड़ियां ही शेष रह गई हैं। चित्तप्रिय को भूमि सात होते देख उन्होंने अनुभव किया कि अब सभी साथी क्रांतिकारियों की यही स्थिति होने वाली थी। वे नहीं चाहते थे कि उनके बाद उनके और साथी मारे जाएं, अतः उन्होंने अपनी साथियों से लड़ाई रोकने के लिए कहा, लेकिन उनका विचार गलत निकला। उन्होंने संभवतः यह सोचा होगा कि साम्राज्यवाद की रक्त पिपासा चित्तप्रिय और उनका बलिदान लेकर लुप्त हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी, लेकिन साम्राज्यवाद से मानवतापूर्ण व्यवहार की आशा करना एक भूल ही थी। कम से कम इस उग्रवादी एवं क्रांतिकारी परिवेश में जब यतेंद्र गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़े तो प्यास से व्याकुल होकर उनके मुंह से पानी शब्द निकला। मनोरंजन के शरीर से भी खून की धारा बह रही थी, लेकिन जब उसने अपने सेनापति को इस प्रकार गिरते देखा तो पानी मांगते हुए सुना तो वह शेर दिल क्रांतिकारी अपना सारा कष्ट भूल गया एवं स्वयं पास की नदी से पानी लाने गया। इससे परम बंधुत्व की संज्ञा दी जा सकती है। एक साथी शहीद हो चुका था और दूसरा सिसक रहा था। तीसरा, जिसके बदन से रक्त की धारा निकल रही थी किंतु अभी लड़खड़ा कर ही सही चल सकने की क्षमता रखता था, उठकर पानी लेने चला गया। इस दृश्य को देखकर अनेक पुलिस वाले भी रो पड़े, जो इस तथ्य का परिचायक था कि मनुष्यता की विजय हुई। इस मुठभेड़ में विजय श्री पुलिस वालों को प्राप्त हुई। पुलिस दल में कुछ ऐसे भी थी जिनके दिल में दया थी। उनमें एक पुलिस अधिकारी ने मनोरंजन को रोक दिया और स्वयं पानी लेने चला गया। आखिर वह भी एक हिंदुस्तानी था जिसका एक क्षण के लिए ही सही संभवतः जोश आ गया था, लेकिन साम्राज्यवाद से दया की आशा व्यर्थ थी। वह तो ऐसे अवसर पर और अधिक क्रूर हो जाता था। इस क्रूरता का नाम ही ब्रिटिश न्याय था। यतेंद्र मुखर्जी को उठाकर कटक के अस्पताल में लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ज्योतिष चंद्रपाल, नरेंद्र चंद्र दास नीरेन और मनोरंजन गिसेन गुप्ता गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर अनेक हत्या एवं हत्या के प्रयत्नों से संबंधित मुकदमा चलाया गया। फिर एक बार न्याय के लंबे नाटक का पटाक्षेप हुआ। 22 नवंबर 1915 को बालासोर जेल में 2 तरुणों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए जाने की घटना द्वारा ज्योतिष पागल हो गए थे। उन्हें पागलखाने में
अपनी सजा काटनी पड़ी, बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। आज के एपिसोड में बस इतना ही, शेष अगले एपिसोड में मिलेंगे। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।